ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल जो टॉपिक कवर करा उसमें हमने ये समझा कि रैम का सिग्निफिकेंस क्या है। रैम का दूसरा नाम दैट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसके बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एक बार बिना हार्ड डिस्क के, बिना एसएसडी के कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, स्क्रीन पे कुछ मैसेज आएगा भले ही, पर चालू होगा, लेकिन रैम के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। दूसरी चीज प्रोसेसर। ठीक है, हमारे सीपीयू में एक चीज होती है दैट इज नोन एज प्रोसेसर, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये जो ब्रेन है हमारा, या सीपीयू जो है, या प्रोसेसर जो है, बेसिकली दिस प्रोसेसर डजंट वर्क्स विदाउट रैम। उसका कहना है कि अगर आप मुझसे कुछ भी काम लेना चाहते हो, किसी भी प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, उन सारे प्रोग्राम को आपको मुझे रैम में लाके देना पड़ेगा, तो ही मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा या रन करूंगा। आपको असल में ऐसा नहीं करना पड़ता है। आप तो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डबल क्लिक करते हो या कमांड देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है या जो फाइल है वो उठ के रैम में चले जाती है और वहां पे प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो एक चीज ये समझ में आई कि प्रोसेसर बिना रैम के नहीं चल सकता। जैसा हमने कल समझा था कि आपको अगर किताब पढ़नी है तो आपको किताब को उठा के लाके टेबल के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर पढ़ाई कर पाओगे आप लोग। ठीक है, अब टेबल पे जब आप उसको लाके पढ़ाई करते हो, दिस टेबल इज बेसिकली अ रैम। टेम्पररी एरिया है जहां पे आपने किताब खोल के पढ़ाई कर ली, इसके बाद उठा के उसको वापस आप कहां रखते हो? अलमारी में, जब अपना काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपकी टेबल कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी सारी बुक्स एट अ टाइम ओपन करके रख सकते हो। ऐसे ही आपकी रैम की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा गेम प्ले कर सकते हो, या कितनी सारी फाइल्स, कितने सारे प्रोग्राम्स एक साथ ओपन कर सकते हो। आप गूगल क्रोम भी चालू रख रखा है, मतलब इंटरनेट भी चला रहे हो, म्यूजिक भी चल रहा है पीछे, कुछ डाउनलोडिंग भी चल रही है, कुछ गेम भी खेल रहे हो। देर आर मल्टीपल थिंग्स यू आर डूइंग टुगेदर, मल्टीपल टास्क विच यू आर प्रोसेसिंग टुगेदर। सो कितने ज्यादा टास्क आप एक साथ प्रोसेस कर पाओगे, इट विल डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ रैम। रैम में कितनी जगह है। ठीक है, एक बेसिक रैम की कल बात कही थी, 4 GB ऑफ रैम इज बेसिकली विच इज रिक्वायर्ड इन योर कंप्यूटर। एक 4 GB एक डिसेंट इनफ है, कंप्यूटर हो या सेलफोन हो, आज की डेट में 4 GB सफिशियंट है। इससे ज्यादा लो, सेफ साइड होते हुए तो अच्छी बात 8 GB तक, लेकिन सेलफोन्स में अभी इतनी जरूरत नहीं है। अगले 1-2 साल भी आपको सेलफोन में 8 GB रैम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो इतनी चीज तो आप लोगों को समझ में आई। कल हमने ये सारी बातें कही थी, ये सब बातें हमने करी इसलिए ताकि हमको जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हमें ढंग से समझना है तो वापस एक और चीज, कल हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करी थी। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। वन वॉज परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, सेकंड इज टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया तो वो उसमें से अपने आप डिलीट नहीं होता, भले ही आपने पावर सप्लाई बंद कर दिया हो तो भी। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी, प्लीज नेम देम फटाफट। SSD, SSD, hard disk drive, ROM, SSD, pen drive, CD, pen drive, pen drive, बराबर, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, और कुछ बच गया? CD, ROM, ROM, सीडी डीवीडी, यस, सीडी डीवीडी, रोम और मेमोरी कार्ड। बराबर, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है और ये चीपर होती हैं एज कंपेयर टू, अगर अपन रैम की बात करें, रैम बहुत महंगी है। 4 GB ऑफ रैम अगर आप अभी अपने कंप्यूटर में खरीदने जाओगे तो 4 GB की रैम की प्राइस नियरली 3000 रुपीज के आसपास पड़ेगी, 2500 3000 डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द रैम। ठीक है, पर 4 GB की रैम एक नियरली 3000 पड़ रही समझ लो, जबकि 3000 रुपीज में आपको हार्ड डिस्क मिल जाती है 1 TB, 1000 GB, 1 TB मतलब 1000 GB की हार्ड डिस्क मिलती है। सो कहाँ 4 GB और कहाँ 1000 GB। सो डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग जो कि रैम को बहुत एक्सपेंसिव बनाता है। तो वो यही चीज है कि रैम की स्पीड अनाप शनाप होती है, हार्ड डिस्क से कई गुना तेज होती है रैम की स्पीड। और दैट्स वाई रैम को बीच में एम्प्लॉय किया ही इसलिए जाता है, इस तरफ हमारा प्रोसेसर, इस तरफ हमारा प्रोग्राम, या इस तरफ हमारी हार्ड डिस्क जिसमें हमारे प्रोग्राम्स हैं, और बीच में हमारी रैम है। हार्ड डिस्क में से प्रोग्राम्स उठ के रैम में लाए इसलिए जाते हैं ताकि प्रोसेसर उस पर जल्दी काम कर सके।
जल्दी काम कर सके मतलब फास्ट काम कर सके, फास्ट प्रोसेसिंग कर सके, बिकॉज रैम उसकी स्पीड से काम कर पाती है, प्रोसेसर की स्पीड से तकरीबन मैच कर पाती है प्रोसेसर की स्पीड को, लेकिन हार्ड डिस्क रैम की स्पीड को मैच नहीं कर पाता, हार्ड डिस्क प्रोसेसर की स्पीड को भी मैच नहीं कर सकता। इसी कारण से बीच में हमें क्या लगानी पड़ती है, रैम। पहला रीजन क्या रीजन हुआ, स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए अपने को रैम लगानी पड़ी, ठीक है। किन की स्पीड्स, प्रोसेसर की स्पीड अनाप शनाप तेज, रैम की हार्ड डिस्क की स्पीड अनाप शनाप स्लो, ठीक है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई वी नीड टू एम्प्लॉय द रैम इन बिटवीन। अब इफ एनीवन वांट्स टू नो कि आखिर बेसिकली हार्ड रैम अपने प्रोसेसर की स्पीड होती कितनी है, तो प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में अपना प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी होती है, तो इंस्ट्रक्शन की साइज हो सकती है 32 बिट और इट कैन बी 64 बिट डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेसर, ठीक है। पर जितना भी आपका इंस्ट्रक्शन की साइज है, ऐसे कितने इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में, 1 सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। सो राइट नाउ यू कैन चेक आउट आपके प्रोसेसर की स्पीड। अगर आपको पता करनी है तो आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। यहां पे आपको प्रोसेसर की स्पीड लिखी हुई दिखेगी, जैसे मेरे इसमें लिखी है 2.5 गीगाहर्ट्ज। यूजुअली आज की डेट में इंटेल कोर i3 i5 प्रोसेसर्स i7 जो होते हैं, इन प्रोसेसर्स में दो स्पीड मिलती है, एक होती है बेस स्पीड और एक होती है मैक्स स्पीड। मतलब आपका प्रोसेसर जब ज्यादा लोड नहीं है तो कितनी स्पीड पे चलता है, और जब फुल लोड है जैसे गेम खेल रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चल पाएगा, ठीक है। अभी वो चीज तो समझ में आ गई, लेकिन अपन अभी पकड़ते हैं सिर्फ एक स्पीड को, 2.5 गीगाहर्ट्ज। इसका क्या मतलब है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय 2.5 गीगाहर्ट्ज। एक चीज ध्यान रखना है, बहुत जनरल नॉलेज, बहुत बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि आखिर हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या है। इफ इट इज 2.5 गीगाहर्ट्ज देन इट मीन्स, गीगाहर्ट्ज का मीनिंग निकालते हैं, समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज समझो कि वी हैव हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे 1000 हर्ट्ज से मिलके बनता है वन Gigahertz. गीगाहर्ट्ज। एक्सट्रीमली सॉरी, 1 किलोहर्ट्ज। इसके बाद 1000 किलोहर्ट्ज से मिलके बनता है 1 मेगाहर्ट्ज। ऐसे ही 1000 मेगाहर्ट्ज से मिलके बनता है 1 terabyte. 1 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। ठीक है। फिर ऐसे 1000 गीगाहर्ट्ज से टेराहर्ट्ज, ये सेम वही चीज है जो आप लोगों ने एसआई यूनिट्स के टाइम पे पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में। जो प्रीफिक्सेस होते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है वो जेटा, योटा, एक्सा और पता नहीं क्या क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। सो ये सेम चीज किलो, मेगा, गीगा, यहां किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज की बात है। ऐसे किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स वो होता है, ठीक है। सो फिलहाल में अभी अपने को ये देखना है। चलो, तो यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, अब अपने को कन्वर्ट करना है 2.5 गीगा हर्ट्ज मतलब कितने हर्ट्ज, ठीक है, कितने हर्ट्ज। तो 1 गीगा हर्ट्ज में 1000 मेगा हर्ट्ज है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 किलो हर्ट्ज इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज मतलब 10⁻³ लिख सकता हूं, Yes, sir. ओके। यस सर। ऐसे ही 1 मेगा हर्ट्ज के अंदर अब कितने हर्ट्ज हैं, तो इट इज 1000 into 1000, सो कैन आई राइट इट 10⁻⁶ हर्ट्ज। 10⁻⁶। यस सर। ऐसे ही 1 गीगा हर्ट्ज में 1000 into 1000 into 1000 हर्ट्ज हैं, दैट इज 10⁻⁹ हर्ट्ज लिख सकता हूं, ओके। सो बेसिकली 2.5 गीगा हर्ट्ज की अगर अपन बात करें तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2.5 into 10⁻⁹ हर्ट्ज, विच इज इक्वल्स टू इतने इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है आपका प्रोसेसर। बाप रे, मतलब 2.5 into 10⁻⁹ का मतलब मैं यहां लिखूं तो इट इज 25 1 2 3 4 1 2 3 4 8 जीरोस लगा दो यहां पे अपन, राइट। एक पॉइंट अलग हटा तो 8 जीरोस हो गए वो, ठीक है। इतने इंस्ट्रक्शंस, यस, योर प्रोसेसर हैज दिस कैपेबिलिटी। आपको पता भी नहीं होता है कि बैकग्राउंड में आप किसी चीज पे क्लिक करते हो तो इट इज इक्वल टू कितने इंस्ट्रक्शंस। कई बार वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहे होते हैं,
स्पेशली ये चीज़ समझ में आती है गेम्स के समय पे, जब गेम्स खेलते हैं तो अपने को स्पीड का मतलब समझ में आता है कि अच्छा स्पीड का क्या रिलेशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड इससे तो डिपेंड करी ही, इसके अपार्ट फ्रॉम मेरे इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे कोर i5 प्रोसेसर है, ओके, इसके अलावा वो डिटेल नहीं बता रहा है कि कितने कोर्स हैं मेरे इसमें, ठीक है। कोर्स भी आप जाके देख सकते हैं, आपके पास टास्क मैनेजर में जाके देखने का ऑप्शन है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें जैसे टास्क मैनेजर में चले, चलो आई बिलीव यहाँ पे दिखाना चाहिए उसको। यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा, CPU, माई CPU हैज़ कोर्स, 2 कोर्स, मेरे CPU में 2 कोर्स हैं और राइट नाउ उसकी स्पीड है 3.09 गीगाहर्ट्ज़, इतनी स्पीड पे चल पा रहा है वो, ठीक है। वो ओवरक्लॉकिंग करके या जैसा भी समझ लो, इट इज एबल टू अपनी स्पीड इतनी रख सकता है वो। बेस स्पीड 2.71 है मेरे इसमें अभी सेट, और 3.09 ये अपन कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। हर प्रोसेसर में ऑप्शन नहीं होता है, कुछ प्रोसेसर ऑप्शन देते हैं, कुछ प्रोसेसर ऑप्शन देते हैं आपको सेट करने की जगह, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ बायोस में से सेट कर पाते हैं, कुछ टास्क बार नहीं, सिस्टम ट्रे में से ऑप्शन होता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल उसे छोड़ो, लेकिन अभी इतना समझो कि मेरे प्रोसेसर में 2 कोर्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 कोर्स, एनीवन? मोबाइल खरीदते हैं तो 4 कोर, क्वाड कोर वाला सेलफोन है, ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है मेरे मोबाइल में, ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आपने, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ऑक्टा कोर वाला है। सो व्हाट इज मीन बाय 4 कोर्स, क्वाड कोर्स, ऑक्टा कोर्स, हेक्सा कोर्स, ड्यूअल कोर? मेरे इसमें है 2 कोर, 2 कोर मतलब कि होता है ड्यूअल कोर, मेरे इसमें 2 कोर्स हैं। 2 कोर मतलब कि मेरे एक प्रोसेसर में 2 प्रोसेसर की शक्ति है, उसमें 2 लेयर्स हैं, 2 प्रोसेसर्स हैं, दोनों 2.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे चलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दोनों अलग अलग इतने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल, बट दिस इज थियोरेटिकल। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये पूरी थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल मतलब प्रैक्टिकली जब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की बारी आती है तो जरूरी नहीं है कि इतने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सके। क्यों? क्योंकि इतने इंस्ट्रक्शंस उसको मिले तो सही, इतनी तेजी से उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कैसे? मैं कीबोर्ड से तो टाइप कर नहीं सकता, तो सर एक काम करो, प्रोग्राम बना के स्टोर कर दो। बिल्कुल, प्रोग्राम बना के स्टोर कहां करा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क की स्पीड है बहुत स्लो, हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर होगा रैम में, तो अनडाउटेडली प्रोसेसर की स्पीड से तो मैच नहीं कर पा रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो अगर आपको फुल फाल अपने प्रोसेसर का पूरा यूटिलाइजेशन करना है ढंग से, सो यू नीड, आपको रैम भी पावरफुल चाहिए, आपको हार्ड डिस्क भी अच्छी स्पीड वाली चाहिए, या फिर एसएसडी लगाओ, ठीक है। तो सबको कॉन्सेप्ट हजम हुआ एक बार में, ये समझ में आया कि स्पीड का क्या रिलेशन है, स्पीड क्या चीज होती है, ठीक है। तो इस स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए, क्या बात कही मैंने, इस स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव और हमारे प्रोसेसर भाई के बीच में हम लोग रैम को ऑक्यूपाई करते हैं, बीच में रैम होती है, ठीक है। प्रोसेसर मतलब हार्ड डिस्क से रैम में जाता है प्रोग्राम, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, कुछ रिजल्ट आता है वो वापस रैम में आता है, रैम से हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर? ठीक है। और इसीलिए भी रैम टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब इसमें डेटा सिर्फ टेम्पररी रखा जाता है जब तक उस पर काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, कोई कंफ्यूजन्स? ठीक है, आई होप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि आप जैसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, कंप्यूटर्स हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा इसलिए, मतलब इस तरीके से पढ़ाता ही इसलिए हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। जानना ज़रूरी भी है, नहीं तो जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझना डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स कम टू जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारा जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, बहुत ध्यान से। यहाँ पे आप जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इस डायग्राम में यू विल बी एबल टू सी, आपको दिखेगा यहाँ पे कि 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है इसको। ये 2 लाइंस दिख रही हैं, वर्टिकल लाइंस। इसमें लेफ्ट साइड में स्टेप 1 है, दैट इज राइटिंग सोर्स कोड इन जावा लैंग्वेज, ठीक है। बीच में कंपाइलिंग स्टेप 2, एंड में इंटरप्रेटिंग, ये स्टेप 3 है। इन तीनों स्टेप्स को अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वापस। पहली स्टेप में भी समझना यह है कि हमें सबसे पहले कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है। यहाँ पे पहली स्टेप में या तो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या नेटबीन्स या ब्लूजे
या फिर एक्लिप्स, कुछ आप ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल यूज करके सबसे पहले तो क्या करोगे, प्रोग्राम टाइप करोगे। ठीक है, हम लोग ने प्रोग्राम टाइप कर लिया ब्लूजे का यूज करके, टाइप करा तो प्रोग्राम को सेव करा। कहां सेव हुआ, हार्ड डिस्क में। से फॉर एग्जांपल आपने हार्ड डिस्क में डी ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर सेव करा जावा प्रोग्राम्स में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज काम में आ रही है। आपका प्रोग्राम कहां सेव्ड है अभी, हार्ड डिस्क में। जैसे ही सेव करोगे, कंट्रोल एस करोगे तो सेव होगा। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक कंपाइल नहीं कर सकते प्रोग्राम, और कर दिया तो एरर्स आएंगे क्योंकि आपकी फाइल ही सेव नहीं बेसिकली। अब नेक्स्ट स्टेप, तो आपने यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या बनाई, एक फाइल बनाई। उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। ठीक है, अब इस फाइल को, फाइल का नाम ये है, इस फाइल को हम क्या कहते हैं बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ सोर्स कोड। ये फाइल में हमारा जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, दैट इज एक्चुअली सोर्स कोड इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, ये जावा लैंग्वेज में हमारा सोर्स कोड है। इस जावा लैंग्वेज में जो हमारे पास में सोर्स कोड है, ये हमारा कोड और हमारा जावा का कंपाइलर, ये दोनों उठ के जाएंगे रैम में। बोथ कंपाइलर एंड सोर्स कोड गोज इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस बाइट कोड्स। रैम में जाएंगे, रैम के अंदर एक लाइन लगी होती है। प्रोसेसर सबको प्रोसेस नहीं कर रहा होता है, प्रोसेसर ने वहां पे प्रोसेसर के लिए भी लाइन लगती है, प्रोसेसर के समय के लिए लाइन लगती है। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं तो लाइन लगती है ना, ऐसी यहां भी एक लाइन लगती है। सारी प्रोसेस आके रैम के अंदर क्यू में लगती है, एक क्यू में लग जाती हैं, और प्रोसेसर उनको बारी बारी से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करते जाता है, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वापस रैम में रखा जाएगा। दैट इज बेसिकली हमारे बाइट कोड्स आएंगे। ठीक है, अब वापस समझना, जावा का कंपाइलर कहां पड़ा है हमारा, जावा का कंपाइलर बोले तो जावा c.exe। ये फाइल कहां पड़ी है, रिकॉल करो, ये फाइल पड़ी है हमारी, हमने जेडीके इंस्टॉल करा था। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जेडीके बिन के अंदर जाके ये पड़ी हुई है। बोले तो ये डी ड्राइव या सी ड्राइव होते कहां है, हार्ड डिस्क में। सो बेसिकली जावा कंपाइलर भी कहां पड़ा है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, और जावा कंपाइलर कैसे मिला था हमको, हमने हमारे कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल करा था, जावा डेवलपमेंट किट। तो हम सेकंड स्टेप चला रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमारा जावा का कंपाइलर और हमारी जावा की फाइल, जो दोनों हार्ड डिस्क में है, वो दोनों उठ के जाती हैं रैम में। रैम के अंदर उन पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होके बाइट कोड्स मिलते हैं, बाइट कोड्स वापस हार्ड डिस्क में आके सेव होते हैं, उसी लोकेशन पे जहां हमारा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम पड़ा है। डी ड्राइव जावा प्रोग्राम्स के अंदर ही इसी जगह पे एक क्लास फाइल बनती है। इस फाइल का नाम होता है, जो आपकी क्लास का नाम होता है, सेम उसी नाम से, जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा था तो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास मिली आपको यहाँ पे, एंड यू गॉट दी बाइट कोड्स। तो दूसरी स्टेप आपकी कंप्लीट। तीसरी स्टेप में आपको क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, यू नीड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। दूसरा, हमको हमारा प्रोग्राम भी तो चाहिए, मतलब बाइट कोड्स। तो हम हमारे बाइट कोड्स को और जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम को स्टार्ट करना है हमें, तो हम यूज करते हैं जावा लॉन्चर टूल, जिसका नाम है java.exe। ये जो फाइल होती है, हम ये कमांड देते हैं, जो भी कहां पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जावा जेडीके बिन में। तो हमारी ये वाली फाइल और हमारे बाइट कोड्स, ये दोनों उठ के फिर से रैम में जाते हैं, और आपके प्रोसेसर उसको फिर से प्रोसेस करता है, और लाइन बाय लाइन हमारा जीवीएम उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करते जाता है। ठीक है, 2 मिनट जरा इस डायग्राम को ढंग से देखो एक बार। सर बोलो, कोई डाउट? सर यहाँ पे java.exe का क्या फंक्शन होता है? java.exe एक जावा लॉन्चर टूल है। ये बेसिकली खुद जेवीएम नहीं है, लेकिन ये जेवीएम को स्टार्ट करता है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता है, और एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा जावा वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो सकती हैं। अपने हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग जावा वर्चुअल मशीन कंप्यूटर पे बन सकती है। ठीक है, और बल्कि बोलूं तो बनती ही है। जैसे आप एक कंप्यूटर पे जरूरी थोड़ी कि एक ही जावा का प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि हम अभी भी देखो यहाँ पे 3 4 5 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। तो हो सकता है जावा के भी हम 3 4 5 प्रोग्राम एक साथ चलाना चाहें, तो उस केस में 3 4 5 जावा वर्चुअल मशीन आराम से बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पे फोटो में डेपिक्ट किया गया है इस डायग्राम में कि यहाँ पे 3 जावा वर्चुअल मशीन दिखाई जा रही हैं।
ठीक है, और वो अपना प्रोग्राम, अपना तो एक ही प्रोग्राम है और वो सिर्फ एक ही जावा वर्चुअल मशीन पे चल रहा है और वो मशीन कोड में कन्वर्ट होते जा रहा है लाइन बाय लाइन और रन होते जा रहा है। ठीक है, अभी एक बार और इस चीज को जरा देखते हैं तो आप लोगों को और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सुकून से देखना इस चीज को, बहुत ढंग से समझा रहा हूं वापस से। प्रोसेस, मैं चला डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर मैंने यहां पे एक फोल्डर बनाया जावा प्रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या करा, जावा प्रॉक्स नाम का फोल्डर बनाया। यहां पे अब मैं एक फाइल बना रहा हूं, ये चला मैं और इसका फाइल का नाम दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज अपन स्टेप्स बार बार कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लो। ठीक है, ये फाइल बना दी, सेव कर दी, रन ओपन करी। अब इसमें चला मैं, यहां पे लिखा क्लास हेलो वर्ल्ड, ये अपन ने क्लास बना ली। इसके बाद मेथड बनाना है, ये सिंपल सा अपना प्रोग्राम था। जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव करा तो फाइल कहां सेव हुई, हार्ड डिस्क में सेव्ड है, डी ड्राइव में जावा प्रॉक्स, ये हार्ड डिस्क में सेव्ड है। इस फाइल ने 1 KB या 109 बाइट्स की जगह उसने एक्चुअली में ले रखी है हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब इसीलिए डायग्राम के अंदर सबसे पहले ये चीज दिखाई गई कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, फाइल का नाम था हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इसमें सोर्स कोड है जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ, जिसको आपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है डी ड्राइव जावा प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम कैसे बनाया, तो आपने नोटपैड प्लस प्लस या ब्लूजे का यूज करके बनाओ, अपन अभी बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने को अपनी फाइल और जावा का कंपाइलर दोनों उठा के रैम में भेजना है। जावा के कंपाइलर को भेजने के लिए हम कमांड इशू करेंगे जावा c.exe। ये कमांड हम कैसे देते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे वी टाइप दी कमांड जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है, अब जावा सी सिर्फ लिखते हैं हम, पर आप चाहो तो उसको exe भी लिख सकते हो। अब ये जावा c.exe बेसिकली पड़ी कहाँ है, तो दिस इज बेसिकली इन सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, और यहाँ पे आपको बिन में मिलती है जावा और जावा सी, ये दोनों exe फाइल्स। तो बेसिकली हैं कहाँ, सी ड्राइव मतलब बेसिकली हार्ड डिस्क में, दे आर इन दी हार्ड डिस्क। तो जावा कंपाइलर भी हार्ड डिस्क में है, और जावा कंपाइलर हार्ड डिस्क में कैसे आया, तो हमने अपने कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल करा है। ये जेडीके इंस्टॉल करा तो यहाँ पे स्टेप 2 में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड क्या है, जेडीके, उससे ये फाइल यहाँ पे आ गई अपने हार्ड डिस्क में। तो ये फाइल और अपनी जावा की फाइल ये दोनों उठ के रैम में गए, कब, जैसे ही मैं यहाँ पे अभी एंटर का बटन प्रेस करूंगा दोनों उठ के रैम में जाएंगे और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट करा मतलब कंपाइल करा, कंपाइल करके मुझे बाइट कोड्स बनाए और बाइट कोड्स एक डॉट क्लास फाइल में बनाए और पहले वो रैम में आए और रैम से फिर मेरी हार्ड डिस्क में सेव करे। कहाँ करे, तो वापस जावा प्रॉक्स में चलते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फाइल बन गई हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। ठीक है, ये फाइल अपने को यहाँ पे बनी हुई मिली, तो क्लास फाइल बन गई यहाँ पे। ठीक है, सो इसलिए अपना ये डायग्राम, इसमें अपने को रिटर्न में, यहां से रिटर्न में आए बाइट कोड्स, बोथ कंपाइलर एंड सोर्स कोड गोज इनटू द रैम फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस बाइट कोड्स। तो बाइट कोड्स आए, फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास जो कि हार्ड डिस्क में बनी। 2 स्टेप कंप्लीट। अब अपने को अपना प्रोग्राम रन करना है। अब ध्यान से समझना, रन करने वाला काम आप किसी भी कंप्यूटर पे ले जाके कर सकते हो। आपको बस ये अपनी क्लास फाइल कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर पे ले जाओ, जिस भी कंप्यूटर पे, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे वो लिनक्स हो, गो टू एनी कंप्यूटर, उस पे चले गए। ठीक है, गए अपन उस कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर पे जाके अब आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ कमांड इशू करना है वापस से। क्या कमांड, java.exe, और साथ में अपने बाइट कोड्स बताना है। तो कैसे बताएं, सो यहाँ पे लिखते हैं java.exe और बाइट कोड्स अपने किस में है, तो क्लास फाइल का पूरा नाम मतलब एक्सटेंशन नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड लिख लेना है। इतना लिख के एंटर मारो तो ये java.exe है बेसिकली। कहाँ पड़ा है, ये बिन के अंदर पड़ा है, देखो java.exe, यही फाइल यहां से चलती है। ठीक है, कैसे पता करें कि यही फाइल चल रही है सर यहां से, तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहां पे इसको अभी चेंज कर देता हूं, मैंने इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करना चाहूंगा तो उस केस में
वो चला नहीं, वो जो अपने को आउटपुट देना चाहिए था वो आउटपुट नहीं आया, मतलब उसने कुछ गड़बड़ करी। सो फॉर द पर्पस बेसिकली देखा जाए तो वो है नहीं यहाँ पे। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से अपने को उसको वापस से मैं इसको अलग हटा देता हूँ, exe फाइल बना देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ गया। ठीक है, सो कहने का मतलब इस बिन में जो चीजें हैं वही चल रही हैं, आपको ये प्रूव कर रहा था बस मैं, तो वो चल रही हैं यहां से। और इस तरीके से वो कहां पड़ी है, हार्ड डिस्क में। तो नीचे देखो हार्ड डिस्क के लोगो हैं, HDD मतलब हार्ड डिस्क में पड़ी है। ये सारी फाइल्स हार्ड डिस्क में है, सब उठ के रैम में जाती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं और फिर चलती हैं। सो अब बाइट कोड्स रन कैसे हुए, तो बाइट कोड्स भी रैम में गए, java.exe भी रैम में गई। java.exe ने JVM स्टार्ट करा, JVM ने हमारे बाइट कोड में से एक एक लाइन उठाई। वापस ध्यान से सुनना, JVM ने हमारी बाइट कोड्स वाली फाइल में से एक एक लाइन उठाई। पहले एक लाइन उठाई, उसको रन करा, फिर दूसरी लाइन उठाई, उसको रन करा। कैसे रन करा, उसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करा। मशीन कोड, बाइट कोड्स, बाइनरी कोड, सॉरी, बाइनरी कोड भी बोल सकते हो, मशीन कोड भी बोल सकते हो, या जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करा, इसलिए यहाँ 0101 दिख रहे हैं। और अब वो रन हो रहा है। ये भी हमने पढ़ा था कि जब तक कि कोई भी चीज बाइट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती तब तक वो रन नहीं हो सकती। और हमें जो मिलते हैं ये बाइट कोड्स, ये इंटरमीडिएट कोड है, देखो दिख रहे हैं ना, बीच में है। हमने प्रोग्राम लिखा जावा लैंग्वेज में, उसे सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइल करने के बाद मिले बाइट कोड्स, उसको जब रन करने गए, जब इंटरप्रेट करवाने गए, तो वो पहले मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ और फिर रन हुआ। इतनी चीज समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, सामने नोट्स में अब ये सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है। हो सकता है कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा भी लिखी हो। जो भी चीज एक्स्ट्रा लिखी है और जो ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हो भले ही उसी टाइम आप लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम पहले डिटेल्ड वाली प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे। एग्जाम में डिटेल्ड वाली प्रोसेस नहीं पूछते, एग्जाम में शॉर्ट समरी पूछते हैं। पर समरी मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों को रटना ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्रैम करें, आप लोग सिर्फ समझें चीजों को। समझोगे तो अपने आप याद रह जाएगी वैसे ही। तो इसीलिए ये बोल रहा हूं, एक बार पढ़ो इस चीज को वापस ध्यान से। यहां पे स्टेप 2 जो है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे वैसे तो समझ में आना चाहिए। बोथ द जावा कंपाइलर एंड सोर्स कोड गेट्स लोडेड इन द रैम फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर ओनली एग्जीक्यूट्स द डेटा विच इज इन रैम। हर चीज जो मैंने बोली वो लिखी हुई है। जावा कंपाइलर जनरेट्स द बाइट कोड ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय JVM। ये जो बाइट कोड्स होते हैं इनको सिर्फ JVM समझ सकता है। आप खुल के देखोगे तो आप भी नहीं समझ पाओगे और कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता। एंड सेव्स इट इन द सेम लोकेशन ऑन द हार्ड ड्राइव बाय द नेम, जो भी अपनी क्लास का है, डॉट क्लास। These बाइट कोड्स आर पोर्टेबल। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि अब हम एक बार हमें बाइट कोड्स मिल गए तो अब हम उन बाइट कोड्स को लेके किसी भी कंप्यूटर पे चले जाएं, विंडोज, OS, लिनक्स, किसी भी मैक OS पे, जिस भी कंप्यूटर पे जाना है ले जाओ उसको लेके, और वहां पे आप उसको रन करवा सकते हो, बशर्ते आपके कंप्यूटर के ऊपर JRE होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। इसमें एक पॉइंट ये लिखा है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस पॉइंट पे ध्यान दिया कि नहीं, किसी को इसमें इशू गया कि नहीं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कहता है कि एक जावा की फाइल में, ये अभी हम जो बना रहे हैं जावा की एक फाइल है, इस एक फाइल में एक से ज्यादा क्लास हो सकती हैं। ठीक है, देखो मैंने अभी फिलहाल में यहाँ पे एक और क्लास बनाई और इसका नाम रखा मेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये 2 क्लास हैं, तो ध्यान से देखना, मैं इस प्रोग्राम को अभी वापस से कंपाइल और रन करूंगा। तो ये अपनी फाइल है hello world डॉट जावा, ये हमने ओपन कर रखी है, ये अपनी फाइल ये ओपन कर रखी है। ठीक है, इसमें 2 क्लासेस हैं। अब एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूं। कंपाइल करते टाइम पहली चीज कोई एरर नहीं गई। कंपाइल करने के बाद बाइट कोड्स मिले, पर बाइट कोड्स आपके 2 अलग अलग क्लास में मिलेंगे। ऑब्जर्व करो, एक क्लास फाइल बनी hello world डॉट क्लास और दूसरी बनी mellow world डॉट क्लास। ठीक है, सो ध्यान रखना कि एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास फाइल बिल्कुल हो सकती है, 101% बना सकते हो। दूसरी चीज, उनके नाम अलग अलग होने चाहिए। तीसरी चीज, जितनी क्लासेस आपने बनाई उतनी क्लास फाइल्स बनेंगी। कंपाइल करने के बाद उतनी ही क्लास फाइल बनेंगी। ओके,
इसकी ज़रूरत हमें बेसिकली भी 10th में इतनी नहीं पढ़नी है जितनी कि 12th में पड़ेगी, ठीक है। 10th में भी अपने कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें मैं रेफर करूंगा, एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास फाइल बनाऊंगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की 12th क्लास में। सो अभी से समझ लो ये कहानी कि हमें एक प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर से मैंने कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद मुझे वापस से बाइट कोड्स मिल गए ये दो, टाइम भी देखो लिखा हुआ है 1659 पे मुझे मिले ये 1659 पे। इसके बाद लेट्स मूव अहेड, अब अपने को रन करना है। अब रन करते टाइम सर अपन क्या नाम दें? अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम दूंगा तो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम चलेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, मेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये वाली फाइल, ये वाली क्लास रन नहीं हुई। तो आप जिस क्लास को रन करोगे सिर्फ वही रन होगी, दो क्लास एक साथ रन नहीं हो सकती, ठीक है। एक क्लास में से दूसरी क्लास को रन करवा पाएंगे वो हम सीखेंगे आगे, लेकिन एक साथ दो क्लासेस को रन एक जगह से नहीं कर सकते आप, एट अ टाइम एक क्लास रन होगी। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? जिस क्लास का नाम लिखोगे वो रन होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा, अ सिंगल जावा फाइल मतलब सोर्स कोड कैन हैव मोर देन वन क्लासेस इन इट। In this case, Java compiler creates a class file with the class name for each class. हर क्लास के लिए एक क्लास फाइल बनाएगा विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। आपने अंदर क्लास के जो नाम दिए उस नाम से, मान लो मैंने यहाँ पे क्लास फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड और मैंने इसका नाम हेलो रखा ही नहीं, मैंने इसका नाम रख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और नीचे मेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पर ध्यान से देखना मैं यहाँ से अब क्लास फाइल्स डिलीट कर रहा हूँ, अब वापस से कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही रन करेंगे आप, जब तक बाइट कोड्स नहीं हो तब तक रन नहीं कर सकते आप, है ना। तो अब देखें जरा क्या क्या फाइल्स बनी। तो यहाँ पे दो फाइलें बनी, एक हेलो वर्ल्ड और एक मेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नाम की कोई फाइल नहीं बनी। सो बेसिकली क्लास फाइल का नाम किस पे डिपेंड करता है? क्लास फाइल का नाम किस पे डिपेंड करता है? जो हमने क्लासेस बनाई है। जो अंदर सोर्स कोड में आपने जो क्लास के नाम दिए, ये सोर्स कोड है, यहां पे आपने जो क्लास के नाम दिए उस पे डिपेंड करेगा कि क्लास फाइल का क्या नाम होगा। और रन करते टाइम आपको क्लास फाइल का नाम नहीं लिखना है, आपको क्लास का नाम देना है बस। जैसे मेरे को कौन सी क्लास रन करनी है? मेलो वर्ल्ड, तो मैं क्लास का नाम लिखता हूं मेलो वर्ल्ड, सॉरी मेलो वर्ल्ड, तो वो क्लास रन होगी। गॉट इट? ओके। थर्ड वाले में एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम, इसमें किसी को दिक्कत? सर मुझे, बोलो कौन सा पॉइंट? सर थर्ड। ठीक है। जिन लोगों ने नीचे के पॉइंट्स नहीं पढ़े वो लोग भी पढ़ें। थर्ड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, यस सर। इसका मतलब है कि हमारे जो बाइट कोड्स हैं, जावा लॉन्चर टूल, जावा का यूज करके पहले तो क्या होता है समझो। जैसे ही आप जावा कमांड लिखते हो, हम यहाँ पे जब जावा स्पेस लिखते हैं ना कमांड, तो ऐसा लिखने से क्या होता है बेसिकली, सबसे पहली चीज तो ये समझना, ऐसा लिखने से एक्चुअली क्या होता है कि आप यहाँ पे जैसे ही जावा डॉट मतलब जावा डॉट ई लिख के लॉन्च जेवीएम को लॉन्च करता है वो, दैट इज बेसिकली लॉन्चर टूल विच एक्चुअली लॉन्चेस जेवीएम। जेवीएम की एक इंस्टेंस स्टार्ट करता है, इंस्टेंस मतलब उसकी एक कॉपी, एक जेवीएम स्टार्ट होगा। आप दूसरी बार रन करोगे तो दूसरा जेवीएम स्टार्ट होगा, फिर तीसरा जेवीएम, एक साथ आपके कंप्यूटर में तीन भी एक साथ चल सकते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि द बाइट कोड्स आर सबमिटेड टू एन इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एक कॉपी किसी एक जेवीएम को दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। दिस मींस देयर कैन बी मोर देन वन जेवीएम इंस्टेंसेस, यस, एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा जेवीएम चल सकते हैं, वन फॉर ईच जावा प्रोग्राम। क्लियर? जिसका भी डाउट था उसको क्लियर भैया? यस सर। ओके। नीचे के 3 पॉइंट्स हो रहे हैं, पढ़ो और आज की क्लास को यहां खत्म करेंगे। ब्रैकेट्स में जो लिखा होता है वो भी पढ़ा करें।
अब आप लोगों को जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस ढंग से समझ में आ ही नहीं सकती थी अगर मैं पिछले इतने दिनों से जो चीज़ें समझा रहा हूँ अगर वो नहीं समझाई होती। ठीक है, मैंने आपको रैम का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होता। बहुत सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ तब ये क्लैरिटी आती है। दूसरा, जेवीएम एक इंटरप्रेटर है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है हमने पढ़ा है। इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन वो कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके और एग्जीक्यूट करता है। सो जेवीएम को हमको किस तरह का कोड दे रहे हैं? जेवीएम को हम दे रहे हैं बाइट कोड्स। सो बेसिकली हमारा जेवीएम एक इंटरप्रेटर है, वो ये बाइट कोड्स लेता है, इन बाइट कोड्स में से एक लाइन उठाएगा, वन लाइन एट अ टाइम, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। आपको रिटर्न में कोई कोड नहीं मिलेगा, कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं मिलने वाला। ये हम बेसिक चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि इंटरप्रेटर से हमें कभी भी कोई मशीन कोड नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता है किसी फाइल में। ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेली जनरेट होता है और रन होता है और खत्म हो जाता है वो कोड। ठीक है, जबकि अगर कंपाइलर होता तो कंपाइलर हमको कुछ चीज आउटपुट में देता है। कंपाइलर ने हमको क्लास फाइल दी ना, देखो हमने कंपाइल वाला ये सेकंड स्टेप में जब कंपाइलर चला, जावा कंपाइलर, तो वी गॉट अ क्लास फाइल। लेकिन जब हमने इंटरप्रेट करवाया, मतलब ये जो हमारी थर्ड स्टेप थी, हमने जब इंटरप्रेट करवाया तो हमें सिर्फ जो प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखे होते उनके बेसिस पे आउटपुट आ गया बस, बट वी डिडंट गॉट एनी फाइल ओवर हियर। यहाँ पे हमें कोई मशीन कोड वाली फाइल नहीं मिली जिसमें मशीन कोड हो। मिली क्या यहाँ पे दिख रही है कोई जिसके अंदर मशीन कोड है अपने पास में? कोई exe फाइल मिली हो ऐसा लग रहा हो? ठीक है, वी डिडंट गॉट एनी फाइल ओवर हियर। ठीक है, हमें कोई फाइल नहीं मिली। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? ठीक है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा कल और एक बार शॉर्ट में वापस बताऊंगा और हम इस प्रोसेस से प्रोग्राम डेली बनाएंगे। जब भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा अपन इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं अगर अभी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हो तो। ठीक है, पर थियरी समझने के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।